आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज का कार्यक्रम जिंदगी लाइव और मैं हूं नीलम। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अलवर की आरटीओ रानी जैन से। रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको और आपके माध्यम से सुनने वाले और देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। रानी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज आपने कहाँ से किया, ट्रेनिंग किस तरह से रही, कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, स्कूलिंग मेरी अपने ननिहाल रतलाम मध्य प्रदेश में हुई और जो मेरा कॉलेज एजुकेशन है, मेरे फादर का जॉब यहीं था अलवर में, तो मेरा कॉलेज एजुकेशन जीडी कॉलेज और आरआर कॉलेज दोनों जगह पे हुआ। तो अलवर से ही बिलोंग करते हैं आप? बेसिकली अलवर से बिलोंग तो नहीं करती थी मैं, क्योंकि मेरे फादर टोंक डिस्ट्रिक्ट से थे, परंतु पापा का सर्विस यहाँ होने की वजह से हम लोग कॉलेज एजुकेशन और उसके बाद कमोबेश यहीं रहे, तो अब अलवर ही हमारा घर है और अलवर ही हमारा ज़िला है। ओके, तो अभी काम भी आप जो है, आपका जॉब भी जो है वो भी आपको यहीं पर मिला है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 94 से जॉब कर रही हूँ और मतलब लगभग 29 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए हैं। तो इसमें मेरी जो एक लंबी अवधि है वो अलवर ज़िले से संबंधित रही है। रानी जी, आपने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जिसमें कि लड़कियों को जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। कभी फैमिली का प्रेशर रहता है इस लाइन में जाने के लिए, कभी समाज का कुछ इस तरह का प्रेशर रहता है। तो क्या आपने भी, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, जैसे आपने बताया 29 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं। जी जी। तो उस टाइम का जो सिनेरियो था वो आज के सिनेरियो से बहुत डिफरेंट था। तो क्या कुछ दिक्कतें हुई आपको? देखिए, ये बात आप जो कह रही हैं वो कुछ अर्थों में तो सही है कि पहले वो सब चीज़ें माहौल नहीं था कि जहाँ लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर या उनका इस तरह के जॉब सिलेक्शन में रुचि हो या प्रेरित किया जाए उनको। बिल्कुल। पर मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रही कि ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जहाँ पर पढ़ाई के अलावा कोई माहौल नहीं था। ये अपेक्षा की जाती थी कि लड़का हो या लड़की, बस आपको पढ़ाई करनी है। हालांकि बहुत लंबे चौड़े कोई उद्देश्य नहीं थे उसके पीछे कि भाई आपको ये बनना है या ये, बस ये था कि आप अच्छा पढ़ती हो तो बस आप पढ़ते रहो, अच्छी पढ़ाई करो, बस मोटिव यही था। तो उस समय हम भी नीलम जी बस इतना ही समझते थे कि अच्छा पढ़ते रहें। जी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके इस ट्रेनिंग पीरियड में या जो अवधि रही, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे इस जिस प्रोफेशन में आप हैं वहाँ पर फील्ड में जाना पड़ता है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि परिवहन विभाग में जहाँ मैं कार्य करती हूँ तो उसमें फील्ड ड्यूटी यानी कि रोड पर, सड़क पर वाहनों की चेकिंग से संबंधित कार्य बिल्कुल हमारा एक मुख्य कार्य है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज ए जिला परिवहन अधिकारी मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो डीटीओ एनफोर्समेंट ही थी, यानी कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा काम या लगभग 80% काम फील्ड से जुड़ा हुआ था। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक भी दिन या किसी भी समय पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम इस फील्ड में क्यों आ गए या यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे। मतलब हमने बस चीज़ों को अपनी ट्रेनिंग के दौरान या जितना सीखा या समझा, बस ये अमल में लाए कि हाँ, हम इस पद पर हैं और ये हमारा काम है और ये हमें करना है। जी, एक आरटीओ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, इसको सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है? इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको कि अपना जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो एग्ज़ाम है, जिसको सामान्य भाषा में हम आरएस कहते हैं, उसी के तहत जो राज्य सेवा के अधिकारी हैं वो भी चयनित होते हैं। तो उसी भर्ती परीक्षा से मेरा चयन परिवहन सेवा में हुआ। तो उसके फलस्वरूप मुझे जो फर्स्ट पोस्टिंग मिली थी वो जिला परिवहन अधिकारी के रूप में मिली थी। तो आरएस के एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री प्राप्त किए हुए हो, तो वही एक नीड है, वही क्राइटेरिया रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आरटीओ जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? आरटीओज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि परिवहन विभाग मुख्य रूप से अगर हम समझें तो एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है जी, यानी कि वाहन और वाहन के उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता किस तरह से नियमों से बंधेंगे या उन नियमों को अमल में लाकर एक सुरक्षित परिवहन कैसे होगा। तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि वाहन की खरीद प्रक्रिया से ही ये चीज़ चालू हो जाती है कि वाहन का पंजीयन हो,
वो यदि व्यावसायिक वाहन है तो परमिट ले। इसके अलावा वाहन की फिटनेस हो, यानी कि वो फिट हो जी। वाहन का समय पर इंश्योरेंस हो। इवन आप अभी हम जो बात करते हैं कि पर्यावरण को लेकर जी, तो ये भी हमारे नॉर्म्स में है कि ऐसा वाहन हो जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करे, उसके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र हो, और साथ में जो उसे चालक है चलाने वाला उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो ये सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं नियमों में बांधती है, वो रेगुलेशन का काम परिवहन विभाग का है। और फिर उन रेगुलेशंस के तहत जो सरकार को फीस के रूप में, टैक्स के रूप में, या यूं कहें हम जब लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं, वायलेट करते हैं जी, तो उनके चालान बनाकर जुर्माने के रूप में भी हम राजस्व संग्रहण का या राजस्व वसूली का काम भी करते हैं। जी। एक आरटीओ किस तरह से रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को इंश्योर करते हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी पहले जो हमारा विभाग था, मेरा विभाग था, वो परिवहन विभाग के नाम से ही जाना जाता था, परंतु अब राज्य सरकार ने विभाग का नाम परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग किया है। सड़क सुरक्षा, जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सड़क सुरक्षा के लिए हमारा विभाग जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है। ओके। तो कहीं ना कहीं चूँकि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जो व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल, तो उसी गति से एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं या सुरक्षित रूप से परिवहन नहीं हो पा रहा है। तो उस दिशा में परिवहन विभाग को नोडल बना करके ये अपेक्षा की गई है कि हम नियमों के दायरे में लेकर प्लस समझाइश करके या कुछ इस तरह की कैंपेनिंग करके या लाइसेंस है या वाहन से जुड़ी जो हमारी प्रणालियां हैं उनमें सुधार करके इन दुर्घटनाओं में कमी लाएं। तो निश्चित रूप से हमारे विभाग का योगदान है इसमें और हम इस दिशा में भी काम करते हैं। जी। लोगों को रोड सेफ्टी की जानकारी देने के लिए क्या योजनाएं और इनिशिएटिव आरटीओ द्वारा किए जाते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी आपको कि एक तो जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ है, जिला सड़क सुरक्षा समिति है, वो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित होती है और उसमें पूरे जिले के लिए इस तरह के प्लान या योजनाएं बनाई जाती हैं कि किस तरह से इस जिले में परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे, लोगों को परिवहन के साधन अच्छी तरह से मिले प्लस सुरक्षित साधन मिले। तो उस दिशा में हर विभाग का अपना काम होता है। जैसे कि आप ये मानिए कि रोड ओनिंग एजेंसीज हैं हमारी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हैं, चाहे आरएसआरडीसी हैं, वो उससे जुड़ी हुई हैं। हमारी नगर परिषद है या यूआईटी है, वो उससे जुड़ी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस, उनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पूरे शहर में या यूँ कहें ज़िले में ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालना भी उनका काम है। तो इस तरह से विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग मिल करके, तो चूँकि नोडल डिपार्टमेंट जो है वो परिवहन विभाग है, तो हम इनके माध्यम से लोगों को अवेयर भी करते हैं। स्कूली बच्चों के और कॉलेज के बच्चों के बीच में भी हम जाते हैं जी। इसके अलावा हम अपने ऑफिस में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं और नियमों में भी इस तरह के प्रावधान है कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस लेने आते हैं, यानी कि जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं उस समय, या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं उस समय भी हम उनको अपने संदेशों के माध्यम से, वीडियो फिल्म के माध्यम से इस तरह की बातें बताते हैं या उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि किस तरह से आप सड़क पर स्वयं भी और आपके साथ साथ जो भी चल रहे हैं या आपके आसपास जो चल रहे हैं सभी सुरक्षित रहें। बिल्कुल। रानी जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगी। आपने कहा कि आप का होम टाउन अलवर है और आपकी पोस्टिंग भी यहाँ पर है जी। तो आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छी बात है या इससे कुछ परेशानियाँ होती हैं? देखिए, ऑफिशियली तो मेरा जो होम टाउन है वो टोंक है, परंतु चूँकि कॉलेज एजुकेशन और उसके बाद एक लंबी अवधि मेरी यहाँ पर रही है तो ये मेरा गृह जिले की तरह ही है। तो मैं तो इसे बहुत अच्छी बात मानती हूँ क्योंकि जब हम अपने गृह जिले में काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं, चूँकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, मानवीय संबंधों से भी आपस में जुड़े हैं, तो एक आपको अनुभूति होती है कि आप अपने लोगों के बीच में हैं जी। और जब ये अनुभूति आपको होती है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपने लोगों के लिए कोई सेवा करने का या अपने लोगों के काम करने का आपको अवसर मिला है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं कि आप बेहतर करें या अपने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करें। यानी होम टाउन होना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है? बिल्कुल, मेरा तो ऐसा ही मानना है जी। रानी जी, कोई ऐसी बात या कुछ एडवाइस हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगी रोड सेफ्टी को लेकर?
मैं देखिए रोड सेफ्टी को लेकर भी और हमारे विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी आपके माध्यम से मैं हमारे जो भी श्रोता हैं या दर्शक हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगी या एक अपील करना चाहूँगी कि जो परिवहन विभाग के जो कार्यप्रणाली है उसमें बहुत कुछ चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं जी, फेसलेस हो गई है, यानी कि आपको आवश्यकता नहीं है ऑफिस को विजिट करने की, ऑफिस को आने की। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने मोबाइल से या घर में आपके लैपटॉप है या जो इस तरह के उपकरण हैं उनके माध्यम से खुद जो विभाग की सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आपसे मेरा यही है कि आप इन सेवाओं का जो सरकार ने आपके लिए ऑनलाइन की है और जिसके लिए हम तत्पर हैं कि आपकी इन आवश्यकताओं को या इन कामों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें, तो कृपया आप उसमें ज़रूर हमें सहयोग करें और आप इस तरह से अपने कामों को अंजाम दें या आवेदन करें कि आप स्वयं बिना किसी परेशानी के उन कार्यों को कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये है जो ऑफिस से जुड़े हुए कामों के बारे में है। दूसरी चीज़ जो आप सड़क सुरक्षा की बात अभी अपन कर रहे थे, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि आपका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि आपके पास वाहन है और आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और अब आप वाहन लेकर सड़क पर चले गए। आपको प्रत्येक दिन अपने आप को ऐसा मानना चाहिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो जैसे आप पहली बार चल रहे हैं। कि पहली बार चलते समय जब आप अवेयर थे, आपको लग रहा था कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस भी है, तो वही चीज़ आपके दिमाग में या हर समय होनी चाहिए कि मैं खुद किस तरह सुरक्षित रहूँ और जो मेरे सामने चल रहे हैं या जो मेरे पीछे हैं या मेरे दाएं बाएं हैं वो सब लोग भी, चाहे वो पैदल चलने वाला ही हो, वो भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि आजकल युवाओं में खासकर जो चीज़ देखी जाती है जिगजैग ड्राइविंग करना या किसी तरह से भी स्पीड हाई करके और चलना, तो अगर हम ये मानकर चले कि आज मैं पहली बार ही चल रहा हूँ, तो उससे ये रहेगा कि आपके आसपास जो चल रहे हैं वो भी सेफ रहेंगे और आप तो सेफ रहेंगे ही सही। बिल्कुल, और ये एक हमारा दायित्व भी है जी, क्योंकि हम किसी पब्लिक प्लेस पे चल रहे हैं तो वो जितना हमारा राइट है उतना सभी लोगों का राइट है। बिल्कुल। और अगर हर इंसान ये सोचेगा, मतलब ये सोच लिया जाए कि मैं सुरक्षित रहूं और सामने वाले को भी सुरक्षित रहूं, तो कुल मिला के हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और जो आपने अभी यूथ की बात की है, तो आपने देखा होगा या हमारी जो अपनी डेटा एनालिटिक्स है वो भी ये कहती है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या एक्सीडेंट में गंभीर घायल या मृत्यु वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर 2 पहिया वाहनों पे, और जो हमारा 20-25 साल से लेकर या इवन 18 साल जहाँ लाइसेंस हम प्राप्त कर लेते हैं वहाँ से लेकर 35 साल तक के युवाओं की संख्या ज़्यादा है। तो उस पर हम ही लगाम लगा सकते हैं, हम ही नियमों के दायरे में रखकर अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हेलमेट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट प्रायोरिटी पर होना चाहिए और कभी भी हेलमेट को ना हटा के बल्कि अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेलमेट हमें अपने यूथ को, जो मैं आपको बता रही थी कि स्कूल में या कॉलेज में हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं, तो वहाँ हमारा मोटिव यही रहता है कि हेलमेट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परिवहन कर्मी या ट्रैफिक कर्मी हैं उसके चालान से बचने के लिए या उस जुर्माने से बचने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग अपने हाथ में रखते हैं, बिल्कुल, या उसके हैंडल पे लटका के रखते हैं कि अगर कोई आपको चेक कर रहा है या आपको कोई देख रहा है तो आप लगा लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप इस डर से मत लगाइए, क्योंकि उस डर की पूर्ति तो कभी ना कभी हो ही जाएगी। मान लीजिए आपका चालान बनेगा तो क्या होगा, जुर्माना लगेगा, उसकी पूर्ति आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि उसकी वजह से कोई दुर्घटना कारित हो रही और आप ऐसा कोई नुकसान हो जाता है जो टेम्परेरी भी हो सकता है कि महीने 2 महीने में ठीक हो जाए, या कोई स्थायी नुकसान भी हो सकता है, विकलांगता हो सकती है, इवन जान भी जा सकती है, तो वो उसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हेलमेट या जो भी सड़क सुरक्षा से रिलेटेड चाहे इक्विपमेंट हो और चाहे उसको चलाने के लिए आपका गाइडेंस है, नियम है कोई, तो उनकी पालना केवल चालान से बचने के लिए नहीं हो बल्कि सुरक्षित परिवहन के लिए। रानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका भी कि आपने ऐसा कुछ अवसर दिया, और आप सभी को भी मेरा फिर से एक बार नमस्कार और आभार। तो दोस्तों, आज जिंदगी लाइव में हमारे साथ थी अलवर की परिवहन अधिकारी रानी जैन। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए STV और अब नीलम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।